सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के एक नए अध्याय को लेकर आज का क्लास शुरू करने जा रहे हैं, आज की कक्षा शुरू करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है हिमालय की बेटियां और इसे लिखा है हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार नागार्जुन ने। और इसमें हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में वर्णन किया गया है साहित्यिक तरीके से। तो आज का पाठ हम शुरू करते हैं। ये पाठ मैं आपको बता दूं, ये पाठ 2 हिस्सों में हम पढ़ेंगे, ठीक है। 2 दिन पढ़ने में लगेगा, उसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थीं। किसके बारे में कहा जा रहा है? हिमालय की नदियों के बारे में कहा जा रहा है। जो आम आदमी होता है, जो नदियों को ज़्यादा नज़दीक से नहीं देखते हैं या केवल आते जाते चलते फिरते बस देखते हैं नदियों को, ये ऐसे लोगों के बारे में कहा जा रहा है। पहले ये भी ऐसे ही सोच रहे थे। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी ये नदियाँ। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती है। संभ्रांत महिला कहने का मतलब जो सभ्य घराने की जो महिलाएं होती हैं उनके लिए कहा गया है। संभ्रांत मतलब सभ्य घराने की महिला। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता, यानी कि नदियों को ये भी एक माँ के समान मान रहे हैं। उनके प्रति आदर का भाव इनके मन में है ना। माँ, दादी, मौसी, मामी जो अपने से बड़े हैं, खास करके महिलाएं हैं, है ना। मौसी, मामी, दादी, माँ हो गई, चाची भी हो सकती है। तो ये सब की गोद में जैसे ये एक बच्चा खेलता है, उसी प्रकार से ये उनकी तरह, बच्चों की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। हिमालय के कंधे पर चढ़ा कहने का मतलब हिमालय पर्वत पर चढ़ा, ठीक है। हिमालय के कंधे पर चढ़ना, यहाँ पर एक मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है साहित्यकार ने। ये एक अलंकार, एक प्रकार की, जिसमें प्राकृतिक चीज़ों में, प्राकृतिक वस्तुओं में मानवता की कल्पना की जाती है। अगर वो मनुष्य होते तो कैसा होता। तो जैसे यहाँ पर हिमालय को एक मनुष्य की संज्ञा दी गई है और उसके कंधे पर चढ़ने की बात कही गई है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि साहित्य में एक अलंकार भी होता है, मानवीकरण अलंकार। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, अर्थात जब ये हिमालय पर चढ़े, तो वे कुछ और रूप में सामने थी, यानी कि अब तक उन नदियों को जिस रूप में देखते आए हैं उनसे अलग। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। यानी कि आप जब देखेंगे नदियों का उद्गम जहाँ से होता है, बिल्कुल पतली सी धार की जैसे दिखाई देती है, बिल्कुल पतली, ठीक है। जैसे आपके सड़कों पे, आपके घर के बाहर जो नालियाँ होती है, बिल्कुल उतनी ही पतली ये दुबली पतली गंगा, यमुना ऐसे दिखाई दे रही है उनको। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। इनका उछलना कूदना कहने का मतलब, आप पहाड़ों पर जाएंगे तो इनको आप ऊपर से नीचे उतरते हुए आप देखते हैं तो चट्टानों से टकरा करके लगता है कि उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, खिलखिलाकर लगातार हंस रहे हैं। जो कलकल की ध्वनि इनको सुनाई देती है वो खिलखिलाकर हंसते जैसा इनको लग रहा है। इनकी यह भावभंगिमा, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। यानी कि काफ़ी चंचल होती है ये नदियाँ, कहाँ पर? पहाड़ों पर, और मैदानों में आकर बिल्कुल शांत हो जाती हैं, है ना। उनका बहाव तक आपको पता नहीं चलेगा कि किस दिशा में बह रही है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल, विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। यानी कि हिमालय में किस रूप में है? बेटी के रूप में, एकदम बिल्कुल बच्चियों के रूप में है यहाँ पर, यानी कि छोटे रूप में है। नदियों का विशालतम रूप आप मैदानों में देखते हैं। आप जैसे बड़े रूप में आप जिनको देखे हैं, महानदी है, आपकी गंगा है, यमुना है, यदि आप इनको देखते हैं इलाहाबाद, प्रयाग और आपके हरिद्वार इत्यादि में जाके देखते हैं तो वहाँ पर इनका रूप काफ़ी विशाल है, काफ़ी चौड़ा है। लेकिन जब पहाड़ों में देखते हैं तो बहुत छोटे रूप में है, यानी कि उनको बाल रूप में देखा गया है, ऐसा कहा जा रहा है ना। तो जितना कौतूहल, जितना आश्चर्य इनको वहाँ पर नहीं होता जितना इन बेटियों की बाल लीला को देखकर हुआ। कहाँ ये भागी जा रही हैं?
वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? यानी कि ये नदियाँ आखिर जा कहाँ रही हैं, बह किधर रही हैं? वह कौन सा लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? यानी कि नदियाँ वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रवाहमय दिखेंगी, वहाँ पर ज़्यादा आपको बहती हुई दिखाई देंगी। आप मैदानों में जो नदियाँ हैं उनको आप बहता हुआ आप महसूस नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर इनका बहाव आपको स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी, यानी कि इनके पिता किसको कहा गया है? हिमालय को। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी, बहुत अधिक प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, यदि इनका मन अभी भी प्यासा है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? यानी कि ये नदियाँ आखिर जा किसकी तरफ रही हैं? बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आतिथ्यकाएँ और सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। ये कह रही हैं कि बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ। आप ध्यान दें कि जो हिमालय पर्वत है या उस प्रकार का जो पर्वत है जहाँ पर बर्फ़बारी होती है, तो वहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कम उगते हैं। आप देखेंगे बिल्कुल चट्टानी ही रहती है, तो उसको कहा जाता है बर्फ़ जली, यानी कि बर्फ़ से जल गया हो। वहाँ की मिट्टी जो है, वहाँ की जो उनका जो उपजाऊ जो गुण होता है ना, वो उस बर्फ़ के चलते वहाँ पर वो जल जाता है, यहाँ पर उपज नहीं हो पाती है। केवल गिनी चुनी ही वनस्पतियाँ वहाँ पर उपलब्ध होती हैं, गिने चुने पेड़ पौधे ही आपको दिखाई देंगे। बाकी हरियाली जैसे आप इधर के जंगलों में देखते हैं, ये बर्फीले पहाड़ों पर आपको दिखाई नहीं देंगी। तो बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ इसीलिए कहा गया। छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, जो पहाड़ के नीचे जो घाटियाँ हैं उसमें पौधे कैसे, बहुत छोटे छोटे पौधे हैं। बंधुर आदित्यकाएँ, बंधुर कहने का मतलब बिल्कुल वीरान, ठीक है। आदित्यका कहने का मतलब पहाड़ के ऊपर का जो मैदानी इलाका है ना। पहाड़ के ऊपर जो समतल इलाका है, जो मैदानी इलाका है, उसको आदित्यका कहा गया। तो ये बिल्कुल वीरान आदित्यकाएँ, वीरान जो पहाड़ के जो मैदान है, और सरसब्ज उपत्यकाएँ, सरसब्ज यानी कि हरी भरी, सरसब्ज मतलब हरी भरी, उपत्यका मतलब जो उसकी घाटी है, तलहटी है, पर्वत की जो तलहटी है उसको उपत्यका, ऊपर वाला हिस्सा आदित्यका और नीचे वाला हिस्सा उपत्यका। तो बंधुर आदित्यकाएँ मतलब ऊपर का वीरान जो मैदान है और नीचे की जो हरी भरी घाटियाँ हैं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। उस पहाड़ की चोटी से लेकर के नीचे आते तक ये बहुत ज़्यादा अटखेलिया करती है, यदि ये कहा गया। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। यानी कि जब ये पहाड़ों से निकलते हैं, खेलते खेलते थोड़ा दूर निकल जाते हैं, तो देवदार, ये सब वृक्षों के नाम है, याद रखिए। देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल, है ना, ये वृक्षों के नाम हैं। इन वृक्षों से भरे हुए जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। क्या पता इनके जाने के बाद, वहाँ से बह के निकल जाने के बाद, जो बुढ़ा हिमालय है, हिमालय को फिर से बुढ़ा कहा गया, मतलब यहाँ पर फिर से मानवीकरण अलंकार किया गया। तो बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। जैसे पिता से बिछड़ने के बाद में, विदा होने के बाद में बेटियों के बिना पिता का जो हाल होता है, वैसे ही यहाँ पर हिमालय के बारे में कहा जा रहा है। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। यानी कि नदियों के वहाँ से निकल जाने के बाद में वो हिमालय भी अकेला रह जाता है, वहाँ पर वीरान बिल्कुल सूना हो जाता है। जो बच्चियाँ अब तक उनकी गोद में खेलती थीं, वो अचानक से अब वहाँ से चली गई हैं। ये भाव यहाँ पर बताना चाहते हैं इसके लेखक नागार्जुन। तो आशा करता हूँ कि आपको पाठ समझ में आ रहा होगा। फिर भी यदि आपको कहीं कोई समस्या आती है तो आप बिल्कुल उसके बारे में प्रश्न कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा था कि इस पाठ के 2 हिस्से में हम पढ़ें, इस पाठ को 2 हिस्से में पढ़ेंगे, तो ये पहला हिस्सा आज का यहीं तक रहा। आगे की कक्षा में, अगली कक्षा में हम फिर इसका जो शेष भाग है उसको हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। फिलहाल के लिए इस पाठ में अभी तक जितना हमने पढ़ा, इसमें जो कुछ भी आपको कठिन शब्द नज़र आ रहे हैं या ध्यान में आ रहे हैं, उनके नीचे आप अंडरलाइन कर देंगे और उसके बारे में आप पूछेंगे। जहाँ जहाँ तक
मुझे लगा कि बताना चाहिए, इसलिए बताया। देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब पेड़ों के नाम हैं। तो ऐसे ही जहाँ कहीं इसके अलावा और कहीं कोई कठिनाई होगी तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।